नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो हम रिवीजन की क्लास चला रहे हैं ग्राम समाज और विकास की, उसमें आज हम देखने वाले हैं भूमि सुधार को। भूमि सुधार का जो टॉपिक है आपके ग्राम समाज और विकास के सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। तो इसी भूमि सुधार से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उनको हम आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह इस भूमि सुधार का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि ब्रिटिश काल के दौरान कौन कौन सी भू व्यवस्थाएं भारत में लागू थी, उनके क्या क्या प्रभाव हुए, उनको हम देखेंगे। यानी कि आज़ादी से पहले हमारे देश में कौन कौन सी भू राजस्व व्यवस्थाएं मौजूद थी, उनको हम देखेंगे। इसके बाद आज़ादी के बाद इन भू राजस्व व्यवस्थाओं को किस तरह से इनका उन्मूलन किया गया, किस तरह से इनको समाप्त किया गया, तथा इन भू राजस्व व्यवस्थाओं से जो जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी उनको किस प्रकार से समाप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कदम उठाए गए, उनको हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी भू राजस्व व्यवस्थाएं ब्रिटिश काल के दौरान मौजूद थी। इस पार्ट 1 में उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भूमि सुधार से मतलब क्या होता है, आशय क्या होता है। तो भूमि सुधार से तात्पर्य होता है भूमि स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। तो आप याद कर लीजिएगा, भूमि सुधार से मतलब सिंपल सा होता है कि जो भूमि स्वामित्व है उसका उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। इसका मतलब क्या हो गया कि भूमि के स्वामित्व को इस प्रकार से व्यवस्थित करना जिसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ब्रिटिश शासन का जो प्रमुख उद्देश्य था अधिक से अधिक लाभ कमाना था। आप याद कर लीजिएगा, जो भी भू राजस्व व्यवस्थाएं ब्रिटिश काल के दौरान मौजूद थी, जैसे जमींदारी व्यवस्था हो गई, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई, महालवाड़ी व्यवस्था हो गई, इनका मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था कि कितना हम लाभ कमा सकें। मैक्सिमम लाभ कमाने के उद्देश्य से ही कई बार नई नई भू राजस्व व्यवस्थाओं को लागू किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इन सभी भू राजस्व व्यवस्थाओं का मूल उद्देश्य अधिकतम राजस्व की वसूली करना था। तो इसके बारे में आपको याद रखिएगा। इन्हीं भू राजस्व व्यवस्थाएं के कारण आप देखेंगे कि भारत के जो किसान हैं उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो जाती है। कृषि का जो है वाणिज्यीकरण कर दिया जाता है, यानी कि अपने हिसाब से जो आपके ब्रिटिश अधिकारी थे वे अपने हिसाब से किसानों से खेती करवाते थे। जैसे आपने देखा था कि नील आंदोलन जो हुआ था, नील की खेती को लेकर जबरदस्ती जो है किसानों से नील उगाने के लिए जो है प्रेशर डलवाया जाता था। तो बहुत सारी जो व्यवस्थाएं थी जिनके कारण जो किसान थे उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो गई थी इन्हीं सभी व्यवस्थाओं के चलते। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इनके कारण यानी कि इन सभी भू राजस्व व्यवस्थाओं के कारण भू स्वामित्व का असंतुलित वितरण देखने को मिला। इस असंतुलन को दूर करने के लिए तथा शोषणकारी आर्थिक संबंधों को समाप्त करने के लिए ही भूमि सुधार की आवश्यकता देखने को मिली, जिसको हम देखेंगे अगले पार्ट में। यानी कि भूमि सुधार के लिए, यानी कि जो जो असंतुलन इन सभी व्यवस्थाओं से भारत में उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण किसानों की दशा काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो गई थी, इनको सुधारने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए गए थे उनको हम अगले पार्ट में देखेंगे। इसमें हम सिर्फ देखेंगे यहाँ पे अब कि कौन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था यहाँ पे जो दी गई हैं, आपकी जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, इनकी क्या क्या खास बातें थी उनको हम यहाँ पे टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता पूर्व भारत में भू राजस्व व्यवस्थाओं की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इजारेदारी व्यवस्था से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में सन 1772 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। सर्वप्रथम बार वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में सन 72 यानी कि 1772 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। यह एक पंचवर्षीय व्यवस्था थी जिसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। यानी कि सिंपल से इसका रूल था कि जो सबसे ज़्यादा भूमि का बोली लगाएगा उसको जो है भूमि ठेका पर दे दी जाती थी। सन 77 में यानी कि 1777 में पंचवर्षीय ठेके को वार्षिक कर दिया गया था, जिसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो यह थी आपकी इजारेदारी व्यवस्था। आप याद कर लीजिएगा इसको किसके द्वारा लागू किया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लागू किया गया था सन 1772 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आती है आपकी अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, या इसको हम बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था, या इसको हम बोलते हैं
इस्त, मरारी व्यवस्था, तीनों इसी के नाम है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कॉर्नवालिस के द्वारा जो है इजारादारी व्यवस्था के दोषों को समाप्त करने के लिए कि इस इजारादारी व्यवस्था में जो भी दोष थे उनको समाप्त करने के लिए जो है आपका अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। 1793 ईस्वी में आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। तो इसका नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो अस्थायी बंदोबस्त था, जो आपका जमींदारी व्यवस्था थी, किसके द्वारा लागू की गई थी? तो कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। वर्ष काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह जो आपकी व्यवस्था थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। तो एरिया भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, जिसको हम जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, यह कहाँ कहाँ पर लागू थी? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के जो उत्तरी जिले थे, मद्रास के जो उत्तरी जिले थे, यहाँ पर जो है इसको लागू किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसके बाद अस्थायी बंदोबस्त के तहत जो आपके मालिक बना दिए गए, कौन बनाए गए थे? तो आपके जो जमींदार थे, जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, जमींदारी प्रथा के अंतर्गत भूमि का मालिक कौन था? तो जमींदारी प्रथा के अंतर्गत भूमि का मालिक जमींदारों को बना दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जो जमींदार थे, किसानों से वसूले गए कुल रकम का 10वां भाग जो है कंपनी को देते थे और एक भाग अपने पास स्वयं रख लेते थे। यानी कि जो जमींदार थे, जिनको लगान वसूल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिनको भूमि का मालिक बना दिया गया था, वे जो भी लगान वसूल करते थे किसानों से, उन वसूले गए लगान का 10वां भाग जो था वह पूरा दे दिया जाता था किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और जो एक भाग बचता था वह स्वयं अपने पास रख लेते थे जमींदार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ये कम से कम आप याद कर लीजिएगा किस किस एरिया में जो है आपकी अस्थायी बंदोबस्त लागू थी। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक के अलावा आपके मद्रास के जो उत्तरी जिले थे, यहाँ पर जो है आपके पूरे 19% भूभाग पर, पूरे ब्रिटिश भारत का याद कर लीजिएगा, पूरे ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर जो है आपका यह जमींदारी व्यवस्था लागू थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है। तथा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इस जमींदारी व्यवस्था को हम सनसेट लॉ के नाम से भी जानते हैं। आप याद कर लीजिएगा, इस जमींदारी व्यवस्था को हम सूर्यास्त कानून यानी कि सनसेट लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद स्टार्टिंग में यह जो आपकी व्यवस्था थी जमींदारी व्यवस्था 10 वर्षों के लिए लागू की गई थी। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना, स्टार्टिंग के 10 वर्षों के लिए जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया था। इसका नाम था जमींदारी व्यवस्था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद एक लास्ट वाला फैक्ट देख लीजिए यहाँ पे, यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि तक भू राजस्व की निश्चित राशि जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती। यानी कि एक डेट, एक समय, एक तारीख निर्धारित की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उस तारीख तक जमींदार को वसूले के लगान की जो राशि है ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचानी पड़ती थी। अगर वह दिए गए समय पर लगान को ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचाता था तो जो जमींदार था उसकी जमींदारी दूसरे को दे दी जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने बात की है अस्थायी बंदोबस्त की। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। आइए देख लेते हैं। तो मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है आरंभ किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। मद्रास का उस समय जो तत्कालीन गवर्नर था थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड जो था, इन दोनों के द्वारा मिलकर जो है आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। तो ये पहला फैक्ट आपको याद रखना है। सर्वप्रथम बार यह कहाँ पर लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था? तो सर्वप्रथम बार यह लागू की गई थी आपकी तमिलनाडु के 12 महल से। आप याद कर लीजिएगा लोकेशन, तमिलनाडु के 12 महल से सर्वप्रथम बार इसको लागू किया गया था। यह जो आपकी व्यवस्था थी, तमिलनाडु हो गया, मद्रास हो गया, बम्बई प्रेसिडेंसी हो गया, इसके अलावा आपका असम के कुछ हिस्सों में जो है, असम के कुछ हिस्सों में जो है इसको लागू किया गया था। पूरे ब्रिटिश भारत के 51% हिस्से, आप याद कर लीजिएगा, पूरे ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर जो है आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है। आपकी जो अस्थायी बंदोबस्त थी पूरे ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू था और आपका जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी यह पूरे ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू थी। कौन कौन से एरिया थे? तो तमिलनाडु हो गया, मद्रास हो गया, बम्बई प्रेसिडेंसी हो गया,
बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ ही हिस्सों पर जो इसको लागू किया गया था। इसके अलावा असम तथा कुर्ग भी जो था हिस्सा, कुर्ग के कुछ भागों में भी जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया था, यानी कि पूरे ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था में रैयतों यानी कि किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था। यानी कि पहले वाले में हमने देखा था कि जो आपकी अस्थाई बंदोबस्त था, जो आपका जमींदारी व्यवस्था, तो उसमें जो है भूमि का मालिक बना दिया गया था जमींदारों को। जमींदार जो हैं भूमि के मालिक हुआ करते थे आपकी जमींदारी व्यवस्था में, लेकिन इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसानों को बना दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद है, यानी कि किसानों से डायरेक्ट जो है आपकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा जो है लगान वसूल किया जाता था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब किसान स्वयं कंपनी का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश सरकार से को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस व्यवस्था में जो है भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया। तो आप याद कर लीजिएगा, यह जो आपकी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें भू राजस्व का जो निर्धारण था वह उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये व्यवस्था थी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, जहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद लास्ट जो व्यवस्था जी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, यह है महालवाड़ी व्यवस्था। तो आप याद कर लीजिएगा, इसको सर्वप्रथम बार इंट्रोड्यूस किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 में, तथा सरकार जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इसके द्वारा 1822 में इसको कानूनी मान्यता दे दी गई थी इस महालवाड़ी व्यवस्था को। तो ये नाम आपसे पूछा जा सकता है हॉल्ट मैकेंजी का। इसके द्वारा सर्वप्रथम बार यह प्रस्ताव दिया गया था महालवाड़ी व्यवस्था का 1819 में, तथा इस महालवाड़ी व्यवस्था को 1822 में कानूनी मान्यता दे दी गई थी। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सर्वप्रथम बार जो महालवाड़ी व्यवस्था थी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो नाम आपको याद रखना है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ये नाम आप याद कर लीजिएगा। महाल का तात्पर्य होता है गांव से, आप याद कर लीजिएगा, महाल का तात्पर्य क्या होता है, गांव होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया के साथ सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त या व्यवस्था कहा गया। तो फैक्ट आपको याद रखना है। इसमें जो है इस व्यवस्था में प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। यानी कि इस व्यवस्था में गांव के जो प्रमुख किसान थे उनको भूमि से बेदखल करने का अधिकार भी था। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत जो है लगान का निर्धारण, आप याद कर लीजिएगा, लगान का जो निर्धारण था महाल या संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर किया जाता था। तो आप याद कर लीजिएगा, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगान का जो निर्धारण था संपूर्ण गांव की उपज यानी कि संपूर्ण गांव के पैदावार के आधार पर किया जाता था। इंपॉर्टेंट है। तथा उस समय का जो आपका वायसराय था, वायसराय नहीं गवर्नर जनरल कह लीजिए, इस समय तक आपका वायसराय का पद नहीं आया था, तो उस समय जो आपका गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा जो है यह जो व्यवस्था थी मध्य प्रांत, इसके अलावा आपका आगरा हो गया, अवध हो गया, इसके अलावा पंजाब के कुछ हिस्सों में इस व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसको नाम दिया गया महालवाड़ी व्यवस्था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। लॉर्ड हेस्टिंग का मैं कार्यकाल आपको बता देता हूं, तो आपको ज़्यादा, तो इसका कार्यकाल था आपका 1813 से लेकर 1823 तक था आपका। यह गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड हेस्टिंग। तथा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसी के समय काल में जो है इसको कानूनी मान्यता दी गई थी महालवाड़ी व्यवस्था को, तथा महालवाड़ी व्यवस्था को इसी के समय जो है मध्य प्रांत, आगरा, अवध, पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आपसे यह इसका नाम भी पूछा जा सकता है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय आपका गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड हेस्टिंग। नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तथा इस व्यवस्था के तहत आपका यह जो आपकी व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था, इसके तहत भूमि का कुल मतलब इसके तहत जो है भूमि का कुल 30% भाग सम्मिलित, यानी कि पूरे ब्रिटिश भारत का जो 30% भूभाग था, इस 30% भूभाग पर जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसका नाम था महालवाड़ी व्यवस्था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि पूरे ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर आपकी महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। तो हमने आप अभी तक जो तीनों व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, यह कितने कितने एरिया पर लागू थी, आइए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी आपकी जमींदारी व्यवस्था की। तो आपकी जो जमींदारी व्यवस्था थी, जिसको हम जमींदारी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम
अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। तो आपकी जो जमींदारी व्यवस्था थी यह आपकी पूरे ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू थी। तो ये 19% भूभाग आपके कौन कौन से थे, और जिसमें आपके बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मद्रास के उत्तरी जिले हो गए, बनारस सहित जो है आपके टोटल 19% जो ब्रिटिश भारत का भूभाग था वहाँ पे जमींदारी व्यवस्था लागू थी। इसके बाद आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी, तो आपकी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये आप याद कर लीजिएगा। सर्वप्रथम बार इसको तमिलनाडु के 12 महल से लागू किया गया था तथा तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ भागों पर, असम तथा कुर्ग के कुछ हिस्सों सहित यह जो व्यवस्था थी ब्रिटिश भारत के टोटल 51% भूभाग पर लागू थी। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आपकी जो महालवाड़ी व्यवस्था थी यह कौन कौन से एरिया में थी, तो महालवाड़ी व्यवस्था आपकी हो जाएगी आगरा, अवध, पंजाब के कुछ भाग, और इसके अलावा आपके मध्य प्रांत में जो है लागू थी आपकी महालवाड़ी व्यवस्था। यानी कि टोटल ब्रिटिश भारत का जो एरिया था आपका 30%, यानी कि ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर आपका महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। तो कितने परसेंट भूभाग पर ये सभी व्यवस्थाएं लागू थी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो पहले जमींदारी व्यवस्था आपकी 19% भूभाग पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भूभाग पर, और आपकी महालवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर लागू थी पूरे ब्रिटिश भारत के। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो आज़ादी से पहले भारत में कौन कौन सी भू राजस्व व्यवस्थाएं मौजूद थी और ब्रिटिश काल के दौरान उनको हमने देख लिया है। और पार्ट 2 में हम देखेंगे कि इन भू राजस्व व्यवस्थाओं से किसानों के सामने कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा आज़ादी के बाद कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से कदम उठाए गए, उनको हम इसके सेकेंड पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।